नमस्कार साथियों, आप हैं मेरे साथ सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम हर रोज़ की तरह आपके लिए बेहद शानदार क्लास लाते हैं, आज वही फिर बेहद शानदार क्लास जो आपके लिए सेंसस 2021 मतलब जनगणना 2021 और जनगणना 2011 के बारे में आपके एग्ज़ाम के लिए और बेसिक जानकारी के लिए डिटेल डिस्कशन होगा। तो चलते हैं। शुरुआत में हम 2021 के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हिस्टोरिकल ऑफ सेंसस के बारे में, मतलब जनगणना का इतिहास क्या रहा है। फिर अपने एग्जाम के महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सेंसस 2011 को भी पढ़ेंगे। तो अब हम आपके लिए पेश करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि वर्ष 2021 की जनगणना है। दोस्तों, वर्ष 2021 की जनगणना की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है जन भागीदारी से जन कल्याण। क्या रखी गई है? जन भागीदारी से जन कल्याण। इस थीम में हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि भाई जो जन भागीदारी है उसका विकास में बहुत बड़ा क्या होता है, रोल होता है। विकास के क्षेत्र में उसका जो रोल होता है वो बेहद बड़ा होता है। ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो भारत केवल एक डेमोक्रेसी कंट्री ही नहीं है, उसके साथ साथ देश और दुनिया में भारत की केवल एक सांख्यिकी जनगणना नहीं है, मतलब केवल जनसंख्या को ही मुद्दा नहीं बनाया जाता, उसके साथ साथ जनसंख्या को आधार बनाकर भारत के विकास, भारत के नवोन्मेष, भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को, साथ ही साथ सांस्कृतिक पहलुओं को भी देश दुनिया में याद किया जाता है, उनकी चर्चा चलती है। और उन्हीं का एक पहलू है दोस्तों जनगणना। अगर मैं जनगणना की बात करूं 2021 की, तो ये 2021 की जो जनगणना है वो 16वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है? 16वीं जनगणना है। इससे पहले क्या कौन सी जनगणना हो चुकी है? तो इससे पहले जनगणना 15वीं हो चुकी है। कौन सी हो चुकी है? 15वीं जनगणना। तो वर्तमान में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये बताओगे कि भाई ये 16वीं जनगणना है, याद रखना। लेकिन आपसे वही पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो स्वतंत्र भारत की दोस्तों ये 8वीं जनगणना है। कौन सी है? स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना है, 8th स्वतंत्र भारत की। और वहीं आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जनगणना निगरानी प्रबंधन पोर्टल कब जारी किया गया, तो जनगणना निगरानी प्रबंधन पोर्टल जो है वो 2021 की जनगणना में ही जारी किया गया था। 2021 की जनगणना को 2 चरणों में शुरू किया गया है। अभी इसके आंकड़े नहीं आए हैं पर्याप्त रूप से, लेकिन जितना आपके लिए जरूरी है वो हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें ये पूछा जाएगा कि इस बार की जनगणना में प्रत्येक परिवार से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपका जवाब होना चाहिए प्रत्येक परिवार से जो फॉर्म बना था वो 31 क्वेश्चन का बना था, और ये 16 भाषाओं में इसमें जानकारी देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये पहली जनगणना है जो कोविड-19 की वजह से भी आप मान सकते हो पूर्णतः पेपरलेस है। ऑनलाइन के माध्यम से इस जनगणना को पूरा किया गया है। तो सबसे पहले हम इसके ऐतिहासिक पहलुओं को देखते हैं। जब हम इसके ऐतिहासिक पहलुओं को देखते हैं दोस्तों, तो हमें ये दिखाई देता है कि हमारे जो वेद हैं 700 और 800 ईस्वी के वेद जो हैं, मैं अगर ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद में जनसंख्या गणना के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं अकबर के समय जो आईने अकबरी थी उसमें भी जनगणना की कहीं ना कहीं बात की गई है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल पहलू। तो सबसे पहले अगर आपको पूछे भारत में जनगणना के इतिहास के बारे में, तो ये 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना का क्या किया गया, काम किया गया था। लेकिन ये जनगणना जो थी वो लगभग 8 साढ़े 8 9 साल की थी। इसे नियमित रूप से शुरू किया गया था 1881 में। इस समय काल था लॉर्ड रिपन का शासनकाल। लॉर्ड रिपन जो था वो इस समय का गवर्नर जनरल था। इस समय इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त को नियुक्त किया जाता था, उसी की निगरानी में ये जनगणना की जाती थी। वहीं अगर मैं बात करूं तो पहली बार जनगणना के लिए विभाग जो बनाया था वो भी 1881 में ही बनाया गया था, और इसकी उत्तरदायित्व दिया गया था सेंसस कमीशन को। और ये उत्तरदायित्व कब तक रहा? वर्ष 1941 तक ये उत्तरदायित्व सेंसस कमिश्नर के ही पास में रहा।
जब मैं बात वर्ष 1949 की करता हूं तो बस इसका पद का जो नाम था वो चेंज कर दिया था। सेंसस कमिश्नर से इस पद का नाम रख दिया रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। आप कह सकते हो महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, इसका नाम रख दिया गया था। और इसी समय एक एक्ट भी बना था स्वतंत्र भारत में, जनगणना अधिनियम 1948, जिसे इसी समय क्या किया गया था, लागू किया गया था। वर्तमान में अगर मैं महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त की बात करूं तो विवेक जोशी हैं, आप चेक भी कर सकते हो सकता है अब चेंज हो भी जाए। 2021 की जो जनगणना लागू होगी, लेकिन वर्तमान में यही है। अगर मैं बात करूं जातिगत जनगणना की, तो शुरुआत में जब जनगणना का इतिहास था तब धर्म और जाति को शामिल किया जाता था, तब से अब तक धर्म जाति को शामिल नहीं किया गया है। अगर मैं जातिगत जनगणना के बारे में बात करूं तो वर्ष 1951 से और 2011 तक जातिगत जनगणना अभी तक नहीं हुई है, जिसकी आमतौर पर सरकार चाहे तो वोट बैंक के माध्यम से, मान लो वोट का लालच या अन्य लालचों के लिए बार बार मांग भी करती है, लेकिन जातिगत जनगणना भारत में नहीं करवाई गई। वहीं दूसरी ओर अब मैं बात करूं, वर्ष 1949 में ही इसे गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया। किसके अधीन कर दिया? इसे गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया कि भाई इस विभाग को किसे दे दिया जाए, गृह मंत्रालय को दे दिया जाए। किसे दे दिया जाए तो पूछ लेगा कब दिया गया, तो वर्ष 1949 में ये विभाग गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। वहीं भारत में पहली जातिगत आधार पर जनगणना की बात करें तो जातिगत आधार पर जनगणना कब तक नहीं हुई, 1951 से 2011 तक। अब 2011 से शुरू करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है, ठीक है ना। तो वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि पहले जातिगत सवाल पूछे जाते थे, परंतु भारत जब स्वतंत्र हुआ तो जातिगत सवालों को जनगणना से पूछना क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो दूसरी बात, ये मैं आपको सब बता ही चुका हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम भारत में जनगणना का इतिहास। दूसरी बात, तो 1872 से अब तक कितनी जनगणना की जा चुकी थी, 2011 तक 15 की जा चुकी थी, ठीक है। लेकिन 2021 वाली कैमी है, वो भाई साहब 16वीं है। आप याद रखना कौन सी है, 16वीं। स्वतंत्र भारत की कौन सी है, 8वीं। वहीं 2011 में आपसे पूछे तो आप 15वीं जनगणना ऑल ओवर में, लेकिन स्वतंत्र भारत की कौन सी, 7वीं। ध्यान रखना इसमें 1872 वाली जो जनगणना है वो भी क्या है, इंक्लूड है, शामिल है, ठीक है ना। जनगणना पर कानून कब बना, 1948 में। जनगणना पर नियम कब बना, 1990 में। आप याद रखना। तो इसे जो जनगणना पर नियम कानून बने वो वैधानिक प्लेटफॉर्म या फ्रेमवर्क क्या करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। वहीं मैं नागरिकता कानून 1955 की बात करूं, भारत में पहली बार नागरिकता कानून जो बना था वो 1955 में बना था। अमेंडमेंट 2003 में किया गया था और इसी में पहली बार एनपीआर बनाने की बात की थी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसे 2010 में क्या किया गया था, तैयार किया गया था। पूछ लेगा किसके तहत, 2003 के संशोधन के तहत, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा स्पेशल एपिसोड के बारे में। स्पेशल एपिसोड में आप क्या पढ़ोगे, स्पेशल एपिसोड में आप थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करोगे दोस्तों कि जो हमारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो यहीं से आने चाहिए। तो अगर मैं भारत के स्वरूप के बारे में बात करूं तो 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है। शुरू कब हुई थी, 1 मई 2010 से शुरू की गई थी। इसके अंतिम आंकड़े आए थे 30 अप्रैल 2013 में। 11 की इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूं कि 2021 के आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं किए हैं। वैसे सामान्यतः कुछ रिपोर्टें ये कह रही हैं कि भारत में वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार 1.39 अरब भारत की क्या हो चुकी है, जनसंख्या हो चुकी है। 2011 में कितनी थी, तो 1.21 अरब थी। भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरा स्थान पे है, जबकि पहले स्थान पर चीन है। चीन की बता रहे हैं 1.41 अरब, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलती हैं, पूछ लेगा कि 2001 से 11 के बीच जो जनसंख्या में वृद्धि हुई थी वो 17.65% हुई थी। इस आंकड़े को कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछ लेगा अब तक की सर्वाधिक एक दशक में जो वृद्धि हुई है वो 1961 से 1971 के बीच हुई थी, 24%। आप याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब विश्व में भारत दूसरे स्थान पे है, तो पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर भाई साहब चीन है, ठीक है ना। तो विश्व की जनसंख्या का भारत में 17.5 2011 में
17.5 है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत 7वें स्थान पर है, ठीक है ना। दूसरी बात, 21वीं सदी की ये दूसरी जनगणना थी 2011 वाली, और 2021 ये कौन सी हो जाएगी, तीसरी जनगणना हो जाएगी, ठीक है ना। और 15वीं जनगणना का जो आदर्श वाक्य था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, क्योंकि 15वीं जनगणना हमारे पास पूरी है और एग्जाम में भी यही पूछी जाएगी। 2021 के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं आई है, इसीलिए हो सकता है एग्जाम में अभी उससे क्वेश्चन ना बने। भारत की जनगणना 2011 का शुभंकर आपसे पूछे तो एक शिक्षिका को बनाया गया है। किसे बनाया गया है, एक शिक्षिका को बनाया गया है। वहीं भारत की कुल 2011 में मैंने आपको बताई थी 121.08 करोड़, जो कि 2001 में थी 102.87 करोड़, ठीक है ना। वृद्धि लगभग 18.18 करोड़ की, 17.65% की इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है ना। 10 की वृद्धि आप कह सकते हो। तो ये बोला जा रहा है कि भारत जो है अगर इसी दर से वृद्धि होती रही 1.64%, तो भारत 2045 तक दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्या बन जाएगा, देश बन जाएगा। वर्ष 2019 की जनसंख्या को भारत में दोस्तों महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। इसे याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, ठीक है ना। हमने बताई थी अबुल फजल द्वारा एक रचना थी आईने अकबरी, उसमें जनगणना का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, और ये जानकारी हमने आपको पूरी बताई थी। अब यहां हम आंकड़े की बात करते हैं। तो जनसंख्या 2011 में जो थी वो 1.08 करोड़, महिला इसमें 58.75 करोड़ थी और पुरुष में 12.32 करोड़ थे। पुरुष का परसेंट था 51.47% और महिलाओं का 2011 की जनगणना में 48.53% क्या था, परसेंटेज था। वहीं मैं 0 से 6 वर्ष की आयु के लोगों की बात करूं तो ये 13.6% थी। 10 की वृद्धि 17.7, नगरीय जनसंख्या 31.16, मतलब भारत में 2011 के अनुसार जो जनसंख्या है वो 68.84% है। गांव का जो जनसंख्या घनत्व है वो 943 था और लिंगानुपात की बात करें 2011 में तो 382 लिंगानुपात था। जनसंख्या घनत्व भारत का ऑल ओवर की बात करें तो 73% था। ध्यान रखना कितना था, 73, जनसंख्या घनत्व जो था वो 382 था। कितना था, 382। और लिंगानुपात क्या है, 943, मतलब 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं, ये बात आप ध्यान रखना। साक्षरता की बात करूं तो ऑल ओवर साक्षरता 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.09% और महिला साक्षरता 64.06%। मेरा कहने का मतलब पुरुष आज भी महिलाओं की अपेक्षा अधिक साक्षर हैं, लेकिन पहले महिलाएं काफी कम साक्षर होती थी और वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से अभी महिलाएं जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे की ओर बढ़ रही हैं। वही मैं जनगणना के बारे में भारतीय संविधान में किसी अनुच्छेद की चर्चा करता हूं तो वो अनुच्छेद है दोस्तों 246। ध्यान रखना, ये 7वीं अनुसूची की जनगणना जो है 7वीं अनुसूची की पहली सूची, संघ सूची का विषय है जनगणना, ठीक है ना। और इसे कौन कराता है, तो इसे केंद्र सरकार कराती है। वही में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर की बात करूं दोस्तों तो वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर जो जन्म दर है भारत में वो 21% है। वही मृत्यु दर की बात करूं तो वो 6.7% है। ये बात 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। और इसे प्रति हजार में क्या किया जाता है, मापा जाता है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला जो राज्य है वो एमपी है। याद रखना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शिशु की मृत्यु होती है। न्यूनतम वाला गोवा है, गोवा में सबसे कम होती है। जन्म दर वाले राज्य की बात करूं तो टॉप पर यूपी, दूसरे स्थान पर बिहार और तीसरे पर क्या है, एमपी। आप कह सकते हो यूबीएम, यूपी, बिहार और एमपी। वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की बात करूं तो गोवा, मणिपुर और सिक्किम। जन्म दर में बात कर रहे हैं हम। लिंगानुपात की बात करूं 2011 में तो टॉप पर है दोस्तों केरल, इसका 1024 है। दूसरे पे है तमिलनाडु, याद रखना इस चीज को, ठीक है। वहीं अगर मैं केंद्र शासित प्रदेशों में बात करूं तो पुडुचेरी की सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। लक्षद्वीप 947, इसका कम है, ठीक है। वहीं राज्यों में मैं बात करूं तो हरियाणा का सबसे कम है, 879 है।
और ये 2011 में जम्मू कश्मीर जो था वो राज्य ही था जिसकी 889 थी न्यूनतम में। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम बात करें तो दमनदीप की 618 थी और दादर नागर हवेली का 774 था। ये ध्यान रखना, मैं लिंगानुपात की बात कर रहा हूँ। लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों में महिलाओं की कितनी संख्या होती है। साक्षरता की अगर बात करें तो 2011 में साक्षरता जो थी, भारत की साक्षरता दर में जो वृद्धि थी वो 8.16% दर्ज की गई थी 2001 की अपेक्षा। साक्षरता टोटल 63%। वहीं साक्षर जनसंख्या में जो वृद्धि, जनसंख्या में जो वृद्धि की गई थी वो 36.16% की गई थी। और भारत में मैं अधिकतम साक्षर राज्यों की बात करूं तो केरल टॉप पर आता है, 94% लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं। मिजोरम दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर गोवा आता है 88.71 के साथ जनसंख्या के साक्षरता में। कम की बात करूं तो बिहार, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा राजस्थान। तो सबसे कम 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिटरेसी है, जो साक्षरता है, वो कहाँ की है दोस्तों, तो वो है राजस्थान की। वहीं पुरुष साक्षरता में अगर हम आपसे बात करें तो अधिकतम पुरुष साक्षरता केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम की है। न्यूनतम की बात करें तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश की है। अधिकतम में टॉप पर केरल है, दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप और तीसरे पर मिजोरम। कम में पहले स्थान पर बिहार, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर आंध्र प्रदेश। वहीं महिला साक्षरता की अगर मैं बात करूं तो महिला साक्षरता में भी केरल ही टॉप पर है। तो पुरुष महिला दोनों में ही केरल टॉप पर है, दूसरे पर मिजोरम और तीसरे पर क्या है, लक्षद्वीप है। न्यूनतम में महिलाओं में बिहार, राजस्थान दूसरे पर और तीसरे पर झारखंड है। ये महिलाओं की मैं बात कर रहा हूं। कुछ हम जनगणना से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे सर्वाधिक शहरी साक्षरों की संख्या की बात करूं तो ये महाराष्ट्र में शहर में साक्षर लोग सबसे ज्यादा मिलते हैं। गांव में बात करूं तो यूपी में सबसे ज्यादा साक्षर लोग मिलते हैं। वहीं सर्वाधिक शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात की बात करूं तो ये केरल में मिलते हैं उसमें महिलाओं की संख्या। और शहरी और ग्रामीण में मैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य करूं तो आप ध्यान रखना हरियाणा है। यहीं से पानीपत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना भी क्या की थी, शुरू की थी। ठीक है। वहीं सर्वाधिक शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य तो ये उत्तर प्रदेश होगा और सर्वाधिक शहरी दशकीय वृद्धि वाला राज्य ये सिक्किम होगा। सर्वाधिक विकलांग जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में विकलांगों की संख्या ज्यादा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म भारत में हिंदू है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला धर्म किस धर्म में मतलब वृद्धि ज्यादा हुई है दशकीय आधार पर 2001 से 11 के बीच, तो मुस्लिम धर्म में। और न्यूनतम की बात करें तो जैन धर्म में। ठीक है ना। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो धर्म है वो ईसाई है। यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है ना। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला कौन है, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जो है वो जैन धर्म है और न्यूनतम दशकीय वाला जो है वो ईसाई है। ध्यान रखना, यहाँ महिलाओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। ठीक है। नहीं, एक बार और आप चेक करिए, देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म तो हिंदू धर्म है, ध्यान रखना। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला ये मुस्लिम है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला धर्म ये जैन है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जैन। और सर्वाधिक लिंगानुपात वृद्धि वाला धर्म ये ईसाई है। ठीक है ना। सर्वाधिक हिंदू कहां पे हैं, ध्यान रखना, तो हिमाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या है। क्या है, सबसे ज्यादा हिंदुओं की वहां पे संख्या मिलेगी आपको। कहां पे मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। ध्यान रखना आप इस चीज का। वहीं अगर मैं बात करूं सर्वाधिक साक्षरता वाला धर्म, सबसे ज्यादा साक्षर लोग किस धर्म में मिलेंगे, तो जैन धर्म में मिलेंगे। देखा भी होगा आपने। जनसंख्या घनत्व तो किसकी ज्यादा है, तो बिहार की ज्यादा है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व जो है वो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, इसकी 17 है। कितनी है, 17। उसमें कुछ थोड़ा सा हम कानूनी तौर पे बात कर लेते हैं। तो एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में सबसे पहले अनुसूची शब्द का यूज किया गया था, अनुसूचित जाति। और अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति का क्या है, उल्लेख है। आर्टिकल 341, ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट भी हो सकता है आपके लिए। आर्टिकल 300 भारतीय संविधान का आर्टिकल 341 है, वो अनुसूचित जो जाति शब्द है उसको क्या करता है, उल्लेखित करता है। बोलता है ये विषम जातीय समूह है,
जिसमें 1108 जातियां हैं। कितनी हैं? एससी में 1108, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना। कह रहा है वो 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का 16.6% क्या है? एससी की जनसंख्या है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। और सबसे ज्यादा अनुसूचित जो जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है तो वो यूपी है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा जो एसटी हैं वो भी यूपी में मिलते हैं, और न्यूनतम जो एसटी मिलते हैं वो मिजोरम में मिलते हैं, पूर्वोत्तर राज्य है मिजोरम, ठीक है ना। और विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला नगर की बात करें तो चीन का शंघाई है, जिसमें नगरीय जनसंख्या ज्यादा होती है। उसके बाद पाकिस्तान का कराची, उसके बाद भारत का मुंबई है। भारत में अगर बात करें तो मुंबई टॉप पर आएगा। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या का नगर समूह टोक्यो जापान का, दूसरा दिल्ली और तीसरा चीन का शंघाई। तो हमारे यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर नगर समूह है तो वो दिल्ली है। नगरीकृत देश पूछे विश्व में तो सिंगापुर सबसे ज्यादा नगर है इसमें, दूसरे पर कतर और तीसरे पर कुवैत। भारत इसमें दूर दूर तक नहीं है। न्यूनतम नगरीकृत की पूछे तो आइलैंड, त्रिनाद और ब्रुंडी, इनमें न्यूनतम है। वहीं अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें दोस्तों तो वर्ष 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या घनत्व में ऋणात्मक वृद्धि देखी गई थी, -12%, ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत विषमता यहां देखी गई थी। वहीं मैं 2011 की अंतिम जो रिपोर्ट थी उसकी बात करूं तो यहां पे सबसे कम जनसंख्या जो घनत्व था वो अरुणाचल प्रदेश में था, और वो 17 था। कितना था? 17। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम, बिहार में सबसे ज्यादा। वहीं बिहार में 1106 था और ये टॉप पर था, 1106। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली टॉप पर था, 11,320 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, मतलब जनसंख्या घनत्व। वहीं मैं केंद्र शासित प्रदेश में बात करूं तो अंडमान निकोबार में कुल 46 था, 46 सबसे न्यूनतम। भारत में जनसंख्या घनत्व वाले राज्य मैंने आपको बताई दिए, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल में 1028, केरल में 860, मिजोरम में 52 और सिक्किम में 86। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 11,320, चंडीगढ़ की 9,258 और पुडुचेरी की 2,547। अंडमान निकोबार की सबसे कम है 46, दादर नागर हवेली की 700 और लक्षद्वीप की 2149 जनसंख्या घनत्व है। इसका मतलब होता है जनसंख्या घनत्व का मतलब पर किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है। वहीं अनुसूचित जाति की बात करूं तो इनकी कुल संख्या थी 20.137 करोड़ और भारत की कुल संख्या का 16.6% थी। और जो वृद्धि देखने को मिली थी इसमें 20.8% की 2001 से 11 के बीच में। अगर मैं सबसे ज्यादा बात करूं तो यूपी में सबसे ज्यादा एससी हैं, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में है और तीसरे नंबर पर बिहार में है। वहीं न्यूनतम की बात करूं तो एससी सबसे कम जो है वो मिजोरम में है, दमन दीव में दूसरे नंबर पर, तीसरे पर दादर नागर हवेली में। वहीं मैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करूं, अनुसूचित जनजातियों की बात करूं तो इनकी जो जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। कितना है? 8.6%। वहीं मैं अनुसूचित जाति वाले केंद्र शासित राज्यों की बात करूं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर जनजातियों की जो संख्या है दोस्तों वो उड़ीसा में है। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि भारत के कौन से राज्य में जनजाति पाई ही नहीं जाती, तो ध्यान रखना पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। अनुसूचित जनजाति का मतलब है जिसे सरकार ने लिस्टेड कर लिया है। ठीक है ना। सबसे बड़ी जनसंख्या का राज्य पूछे तो यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या है, न्यूनतम किसमें है? सिक्किम में है। ये भी बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आज के लिए आपके लिए यही क्लास रहेगी। क्लास अच्छी लगती है तो आप शेयर करिए, अगर क्लास में कोई कमी लगती है तो आप डिसलाइक करके कमी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होंगी जो आपको आने वाले समय में हम देते रहेंगे। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।